हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, वैसे मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, फिर भी एक बार वापस से मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्विच ऑन किया, ठीक है, वो ट्यूबलाइट का हो या किसी भी इक्विपमेंट का हो। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं एक हल्का सा स्पार्क आपको दिखाई देता है, हल्का सा, मतलब कभी कभी नहीं भी दिखाई देता। तो वो जो स्पार्क है उस टाइम पे जो आपका वेव चल रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से उस टाइम की जो वेव चल रही होंगी कुछ हाई वेव्स रहेंगी और उसके बाद वो थोड़ा सा सेटल होकर के अपने फंक्शन को करेगा। तो यहाँ पे जब ये वेव्स आती हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि थोड़े समय के बाद, थोड़ा टाइम, वो बहुत कम सेकंड्स के लिए भी होता है, नैनो सेकंड्स के लिए भी हो सकता है, उसके बाद ये सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर एक चैनल में चलने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। अब बात करते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम ट्रांजिएंट रिस्पांस को फाइंड आउट करते हैं फूरियर एनालिसिस के साथ। ठीक है, फूरियर एनालिसिस अगर हम करेंगे तो ट्रांजिएंट रिस्पांस को फाइंड आउट कर सकेंगे। स्टेडी स्टेट रिस्पांस में क्या होता है, जो आप इनपुट प्रोवाइड कराते हैं वो साइनोसॉइडल होता है। ठीक है, साइनोसॉइडल का मतलब इस तरीके की कुछ वेव, और जो आउटपुट आपको मिलता है वो भी एकदम साइनोसॉइडल वेव ही मिलती है। दोनों में बस डिफरेंस ये होता है कि इसके एम्पलीट्यूड के अंदर फर्क आ जाता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, इसलिए हमने इसको नाम दिया फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। इस टॉपिक के अंदर हम ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पांस की बात करेंगे। तो समझते हैं इसको किस तरीके से ये रहता है। अब बात करते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया जिसमें इनपुट था, ठीक है, वो इनपुट मैंने दिया लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और कुछ ना कुछ मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आया। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरा जो इनपुट था वो RT था और जो मेरा आउटपुट आया वो CT आया। इस तरीके से मेरा एक सिग्नल है या सिस्टम है जिसमें ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम रहेगा, ये रहेगा इनपुट, ये रहेगा आउटपुट। अब बात होती है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, ये भी मैं लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। लीनियर एक ऐसा सिस्टम जो दो प्रिंसिपल फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इन दोनों को फॉलो करेगा तो वो सिस्टम आपका लीनियर सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद आता है टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ इनवेरी होता है, मतलब वेरिएंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा रजिस्टेंस खरीद के लाया मार्केट से 10 किलो ओम का, तो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ही रहेगा। वो एक तरीके से एग्जांपल है आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सपोज मैंने जो आउटपुट लिया है वो आउटपुट है A cos ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, जहां पर A क्या है, A इज अ इनपुट एम्पलीट्यूड, इनपुट एम्पलीट्यूड। जनरली जो भी मैं A लूंगा इनपुट के अंदर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ओमेगा क्या है, ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो किस में होती है, 2πf के फॉर्मेट में होती है, और ये क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक, उसके बाद मेरे पास रहता है थीटा। थीटा मेरा होता है फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट ऑफ इनपुट। इनपुट का जो भी फेज शिफ्ट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, यहां पर थीटा रहने वाला है। तो ये मेरा एक सिस्टम हुआ जिसमें इनपुट और आउटपुट होता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप इनपुट लेंगे साइनोसॉइडल के अंदर, वो इनपुट जो रहेगा वो भी साइनोसॉइडल रहेगा और जो आउटपुट रहेगा वो भी साइनोसॉइडल रहेगा। तो मैंने RT को तो समझ लिया कि मेरा जो RT था वो क्या था, A cos ओमेगा टी प्लस थीटा। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं CT की, तो CT के पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, A m cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, यहां पर मैंने क्या देखा कि इनपुट और आउटपुट में एक हल्का सा डिफरेंस आया है। एक तो आया है इस m का, ठीक है, ये होता है एम्पलीट्यूड। जो सपोज कीजिए इनपुट आपने कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड कराया था, ठीक है, और जो आपको आउटपुट मिला, जो आपको आउटपुट मिला है वो आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा, साइनोसॉइडल ही कुछ इस तरीके से मिला है। तो उसका एम्पलीट्यूड में कितना फर्क आ गया है, जो पहला एम्पलीट्यूड था और जो अब का एम्पलीट्यूड है, देखिए पहला एम्पलीट्यूड ये था और अब का जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, तो इनमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये एम्पलीट्यूड आपका m से डिनोट करता है। सिमिलरली अगर ये फाई की बात करें फेज शिफ्ट की, तो फेज शिफ्ट भी आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा
चेंज हो सकता है, तो वो फेज शिफ्ट की वजह से मेरा क्या आ जाता है, यहाँ पर फाई आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। तो जब भी मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं तो ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, टी एस इज इक्वल्स टू सी एस बाय आर एस। मैं सारी चीज़ों को टी की बजाय एस में कन्वर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करनी है। और दूसरी जो कंडीशन है, क्यों मैं इसको एस में ले रहा हूं, क्योंकि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है, अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल्स when इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। जब आपकी इनिशियल कंडीशन 0 होती है तो उस कंडीशन पे आप क्या करते हैं, लाप्लास करते हैं। तो लाप्लास की वजह से आपका सारा का सारा टाइम डोमेन का सिस्टम किस में बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर बदल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब भी आप स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, स्टेडी स्टेट सिस्टम के अंदर जो भी एस है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं जे ओमेगा से। ठीक है, जे ओमेगा से। तो जी जहां पर भी हमने एस यूज किया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, जे ओमेगा। जहां पर जे क्या है, जे इज अ इमेजिनरी थिंग। जैसे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, ये आयोटा ही जे है यहाँ पर। ठीक है, उसको हम जे से डिनोट कर रहे हैं। और ओमेगा आपको पता ही दिया मैंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर मैं यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहूँ तो टी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू सी जे ओमेगा अपॉन आर जे ओमेगा, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब जो इसका आंसर आने वाला है वो आंसर आपका आएगा एम और कुछ एंगल के अंदर, फाई के अंदर। ठीक है, जहां पर एम आपका एम्पलीट्यूड है, फाई आपका फेज शिफ्ट है। अब बात करते हैं कि ये एम और फाई निकले कैसे। तो एम जो निकलता है, एम इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन सी जे ओमेगा अपॉन आर जे ओमेगा। अगर मैं सी जे ओमेगा और आर जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो मेरे को किससे डिनोशन मिल जाएगा, एम से। और मैं आउटपुट में क्या लेकर के चलता हूं, आउटपुट में ए एम लेकर के चलता हूं। तो यहां पर अगर मैं एम की वैल्यू डाल दूंगा, ए तो मुझे पहले से ही पता है क्वेश्चन के अंदर है, इनपुट के अंदर एम की वैल्यू डाल देता हूं तो मुझे जो स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू पता चली जाती है। सिमिलरली अगर मैं फाई की बात करता हूं तो फाई इज द एंगल ऑफ सी जे ओमेगा अपॉन आर जे ओमेगा। तो सी और आर का मतलब ट्रांसफर फंक्शन का जो भी मैं एंगल निकालूंगा वो किससे डिनोट हो जाएगा, फाई से डिनोट हो जाएगा। और इस फाई को अगर मैं क्वेश्चन के अंदर डाल दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरीके से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को सॉल्व कर सकता हूं। इसके ऊपर देखते हैं एक न्यूमेरिकल किस तरीके से ये सॉल्व होता है। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, यहां पर आपको आर एस दिया हुआ है, सी एस दिया हुआ है, मतलब इनपुट आउटपुट, और एक सिस्टम दिया हुआ है 1/s+1। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, अगर एस की हाईएस्ट पावर देखी जाए तो वो इसका ऑर्डर कहलाता है। सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए कि डिटरमाइन करो सी टी, ठीक है, आपको आउटपुट जो है सी टी डिटरमाइन करना है जब आर टी की वैल्यू साइन टी दी हुई है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, ट्रांसफर फंक्शन लिख लेता हूं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एस क्या होता है, सी बाई एस अपॉन आर बाई एस इज इक्वल्स टू 1/s+1। क्योंकि मेरा गेन यही है तो ट्रांसफर फंक्शन भी यही हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एस को जे ओमेगा से। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा टी जे ओमेगा, मतलब ट्रांसफर फंक्शन जो है वो जे ओमेगा के साथ सी जे ओमेगा अपॉन आर जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/j⍵+1। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 1/j⍵+1, इसका आंसर कुछ इस फॉर्मेट में होगा, एम और फाई के फॉर्मेट में। तो अगर मैं यहां से मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, एम निकालना चाहूं, तो एम का मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ 1j⍵+1। और मैग्नीट्यूड आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, हो जाएगा 1/√ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप a प्लस आयोटा बी या जे बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इस तरीके से, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाता है √(a² प्लस b²। वही मैंने किया है, 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। सिमिलरली अगर मैं फाई की बात करता हूं तो फाई क्या होता है, एंगल ऑफ 1/j⍵+1, इसका एंगल होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका एंगल क्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और tan इनवर्स ऑफ b/a। अगर मैं यहाँ पर फाई निकालना चाहूँ तो ये होता है इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a। और b क्या है, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है। तो आयोटा के साथ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मल्टीप्लाई है, ओमेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, ओमेगा डिवाइडेड बाय 1। तो ये मुझे m मिल गया, ये मुझे फाई मिल गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक और चीज है कि जो ओमेगा है वो 1 रेडियन पर सेकेंड है, 1 रेडियन पर
सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। सिमिलरली अगर मैं फाई निकालना चाहूंगा तो फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस में tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, 45 डिग्रीज होता है, तो ये माइनस में पाई बाई 4 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं आगे लेकर के चलता हूं, क्योंकि मेरे पास बोला गया था कि आर टी की वैल्यू साइन ऑफ टी, ठीक है, इसको मैं स्टैंडर्ड जो मेरी इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी कुछ इस तरीके से थी, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए कुछ है ही नहीं, 1 हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर मैं टी के साथ मल्टीप्लाई में देखूँ तो ओमेगा की वैल्यू भी 1 है। लेकिन मैंने क्या निकाला कि जो मेरा m निकला, मैग्नीट्यूड निकला, वो निकला 1 अपॉन अंडर रूट 2, और जो मेरा फाई निकला वो निकला माइनस में पाई बाई 4। तो अगर इस तरीके का इनपुट होता है तो आउटपुट किस तरीके का होता है, आउटपुट हो जाता है am, जिस तरीके का आप इनपुट देंगे उसी तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, साइनोसोडल साइनोसोडल में मिलेगा, साइन साइन में मिलेगा, कॉस कॉस में मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ टी प्लस 5, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, वहाँ से लेंगे, m की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जब आप सी टी को कैलकुलेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का क्वेश्चन आता है, उसमें जो भी आपको इनपुट दिया हुआ है, इनपुट अभी मुझे यहाँ दिया हुआ था आर टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टी, तो मुझे जब आउटपुट निकालना होगा सी टी, वो किस तरीके से निकालना होगा, तो सी टी निकालने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है, और यहाँ पर आकर मैं फाइनल आंसर पे पहुँच जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अगर मेरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स किस तरीके से बिहेव करता है, ये मुझे पता है, मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स नहीं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो रहता है उसका जो जनरल गेन रहेगा वो रहेगा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस इंटू 2 जीटा ओमेगा एन, ये ओपन लूप गेन रहता है, ठीक है। और ये आपका आउटपुट हो गया सी एस, और इसको मैं इनपुट के साथ यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इनपुट के साथ मैं ओपन लूप बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करा है, ये फ्रंट में जाएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये मेरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के साथ सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। अगर मैं इसको सॉल्व भी करना चाहूँगा तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू हो जाता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है कि ट्रांसफर फंक्शन जब निकालते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, तो वो क्या हो जाता है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो जहाँ पर जी एस की वैल्यू आपको ब्लॉक में दे रखी है, ये पूरा आपका जी एस है, और एच एस की वैल्यू इस फीडबैक पाथ के थ्रू होती हुई 1 है, तो यहाँ पर ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन निकल करके आ जाता है, ठीक है। इसी को मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ, तो मैं वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एस, जो कि मेरा था सी एस बाई आर एस, आउटपुट अपॉन इनपुट, और उसकी वैल्यू थी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, कुछ इस तरीके की वैल्यू थी, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर देना होता है, तो हर एस को मैं क्या करूंगा, जे ओमेगा से रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू सी ऑफ जे ओमेगा अपॉन आर ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ये एस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और एस की जगह आ जाएगा जे ओमेगा, और प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कुछ इस तरीके से मेरी यहाँ पर वैल्यू आने वाली है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ कि मेरा ट्रांसफर फंक्शन जो है वो जे ओमेगा के साथ, या सी एस बाई आर एस जो जे ओमेगा के साथ आएगा, वो क्या आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन, अब देखिए जब जे ओमेगा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और जे स्क्वायर क्या है, जे स्क्वायर इज नथिंग बट आपका क्या होता है -1 का, मतलब जे क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1 होता है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का
1। तो सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में 1 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन, और जे भी था और ओमेगा भी था, तो ओमेगा ओमेगा एन, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ जे और प्लस में लगा देता हूँ ओमेगा एन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी रियल पार्ट है उसको अलग कर लेता हूँ और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लेता हूँ। तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस जे ट्वाइस जीटा ओमेगा ओमेगा एन, ओमेगा एन ओमेगा या ओमेगा ओमेगा एन। तो ये मेरा रियल पार्ट हो गया, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, एक तो मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक मुझे एंगल मिलेगा। अब मैग्नीट्यूड और एंगल किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन था जे ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में, वो फाइनली मेरे पास आया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ट्वाइस जीटा ओमेगा ओमेगा एन। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना चाहता हूँ कि मैं ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, या फिर नीचे से ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप इसको बोलें। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस में ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैंने ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 बन गया, यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लिया तो डिवाइड में आ गया, प्लस जे तो एज इट इज़ रहेगा, ओमेगा एन स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। अब हर जगह मैं देख रहा हूँ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल्स टू यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्या लेट कर लिया, यू लेट कर लिया। ओमेगा एन से ओमेगा एन स्क्वायर में काट चुका हूँ, तो ट्रांसफर फंक्शन जो यहाँ पर मेरा आएगा जे ओमेगा का, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने यू ले लिया है, प्लस में जे 2 जीटा यू। तो फाइनल आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन निकल करके आया, ये निकल करके आया। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड और एंगल को सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक फेज एंगल होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो किस तरीके से सॉल्व होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए आपका रियल पार्ट है और बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। ए क्या है यहाँ पर, अंडर रूट में ए 1 माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, बी जो जे के साथ वैल्यू है वो बी होगी, ये है 2 जीटा यू, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा 2 जीटा यू का होल स्क्वायर। ये तो मेरा हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट। सिमिलरली अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, फेज एंगल की, तो फेज एंगल क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। बी यहीं से देख लेते हैं, बी की वैल्यू थी 2 जीटा यू अपॉन ए की वैल्यू है 1 माइनस यू स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनली m हो जाएगा, ये मेरा फाइनली फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने ये देखा कि मैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करूँगा। पिछला जो एग्जांपल था वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का था, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। अब इसी से रिलेटेड जब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें इससे रिलेट आती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे रेजोनेंट पीक क्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक ऐसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर जो आपका पीक आने वाला है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करता हूं ओमेगा आर से। फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा से डिनोट हो रही है, रेजोनेंट लगाना है तो आपने आर लगा दिया। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने एम निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, ये मेरा मैग्नीट्यूड था। ठीक है, जो भी मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है इसको मैं u के रेस्पेक्ट में क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू पुट कर देता हूँ उसकी 0। क्योंकि कभी भी हमें किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ d डिवाइडेड बाय ऑफ du। अब यहाँ पर m की वैल्यू डाल देता हूँ जो कि मेरा मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू और इसका होल स्क्वायर। आपको इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल पुट कर देता है। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वी यू डैश माइनस में यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो जो फर्स्ट पार्ट है, जब मेरे को u डैश करना होगा, वी यू डैश, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। जब मुझे u डैश करना होगा तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो इसको मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट माइनस से चालू कर देता हूँ। तो माइनस u तो मेरा है 1, v डैश, अब v डैश देखो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ समथिंग। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ समथिंग के लिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन 2 और अंडर रूट ऑफ ये पूरी वैल्यू 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा u का होल स्क्वायर। अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ u अपॉन v से सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर की जब चीज़ सॉल्व करेंगे तो ये पूरी चीज़ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये है 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को जब मुझे सॉल्व करना होता है तो मैं क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ और एज इट इज़ लिख देता हूँ। ये बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर। फिर जब आप अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा 0, माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 2u, तो ये हो जाएगा माइनस में 2u। ये पहला पार्ट हुआ। फिर आप प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस लगाना जरूरी है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 भी नीचे उतर करके आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 जीटा यू, 2 इंटू 2 जीटा यू। और इस वाली चीज़ को अब आप जीटा यू का डिफरेंशिएशन भी तो करोगे, तो जीटा यू का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपकी आने वाली है, ये तो आपका डिफरेंशिएशन की स्क्वायर थी तो आपने उसको नीचे उतारा, मतलब पावर को 2 इंटू 2 जीटा यू। अब 2 जीटा यू का करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 2 जीटा, क्योंकि यू के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। और ये अपॉन के अंदर ये पूरी चीज़ एक साथ चल रही थी, ठीक है, अपॉन के अंदर वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर मतलब ये इस पूरी वैल्यू में से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस जीटा यू का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू के रेस्पेक्ट में तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इस वैल्यू को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब जब ये इक्वेशन पूरी 0 के इक्वल पुट हो गई तो डिनोमिनेटर पार्ट तो खत्म ही, और डिनोमिनेटर पार्ट का कोई भी सेंस नहीं है, तो बस ऊपर वाली चीज़ बची। अब ऊपर वाली चीज़ में या तो अब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, पहला तो ये मल्टीप्लाई में है और दूसरा ये वाला मल्टीप्लाई में है, तो या तो हम इसको 0 करेंगे या हम उसको 0 करेंगे। तो हम सेकेंड वाली चीज़ को 0 करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सेकेंड वाला मेरा टर्म था 2 इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू माइनस में 2u, माइनस में 2u प्लस 2 इंटू 2 जीटा यू प्लस 2 इंटू 2 जीटा यू, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीटा के साथ, और ये वाली चीज़ मेरी हो गई 0। ये मैंने ऐसा इसलिए करा, अगर मेरे को ऐसा दिया होता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, a प्लस बी सॉरी a प्लस बी नहीं, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या a को भी 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ और b को भी 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। इसमें मुझे अब इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस 4u होगा और ये बच जाएगा 1 माइनस में यू स्क्वायर, ठीक है। इसमें से भी माइनस 4u मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये रहा 4 और ये रहा u, तो ये अंदर बचेगा माइनस में 2 जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। माइनस में 4u वापस से 0 हुआ, तो 1 माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जीटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2 जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा, यू इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा स्क्वायर एंड माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला से या किसी भी रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, वो होता है माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। इस फॉर्मूला से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको u की वैल्यू मिलेगी, ये होता है माइनस में b, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक u की वैल्यू और आनी चाहिए थी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से जब इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में 2
जीटा स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को मैं लेकर के यहां पर चलने वाला हूं। ठीक है, तो जब आप u की वैल्यू आपके पास आ गई तो अब आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। तो ओमेगा जो मेरा होता है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है ओमेगा आर, ये मेरे पास हो जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में 2 जीटा स्क्वायर। ये फाइनली आपके पास रेजोनेंट पीक की वैल्यू, सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब आपका मैक्सिमम पीक आपको मिल रहा है। किसी भी इक्वेशन में जब आप पीक की बात करते हैं, ठीक है, सपोज ये आपकी वैल्यू 1 है यहाँ पर, यहाँ से जब आप ऊपर गए उसके बाद इधर से घटते घटते नीचे आए, ये ओमेगा की वैल्यू थी और ये आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 थी। तो अब आपका जो रेजोनेंट पीक है वो क्या हो जाएगा, जब आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड मिल रही होगी उस टाइम पे जो आपकी ओमेगा की वैल्यू होगी ये आपकी ओमेगा आर कहलाएगी। इस तरीके से आप पता लगाते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इसी तरीके से रेजोनेंट पीक की बात करेंगे। रेजोनेंट पीक वो पीक होती है जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है पीक की। ठीक है, अब वो मिल किस पे रही है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही मिल रही है। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए अब आप क्या निकालेंगे, जो मैग्नीट्यूड है आपका उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए लगा देंगे आर, क्योंकि ये हो जाता है रेजोनेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, रेजोनेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको वापस एम पे चलना पड़ेगा, जो आप एम की वैल्यू निकाल चुके हैं। रेजोनेंट पीक के लिए ये वाली वैल्यू आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस जीटा यू का होल स्क्वायर। इसमें जो आपने अभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज निकाली हैं उसको पुट कर दो, पुट करने के बाद डायरेक्टली आंसर आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आपको u की जगह 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर डाल सकते हैं अंडर रूट में। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे 1 माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू डालनी है तो 2 जीटा स्क्वायर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस यू स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर की जगह मैंने अभी देखा था 1 माइनस यू स्क्वायर इजकल्स टू 2 जीटा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर ये पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा तो एज इट इज रहने देते हैं और u की वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट विल बी u मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में 2 जीटा स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर पीक मैग्नीट्यूड या फिर रेजोनेंट पीक मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि मैक्सिमम पीक मिल रहा है, और रेजोनेंट पीक भी बोलते हैं क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पीक मिल जाता है। तो इसलिए आप इसको किसी भी नेम से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, बाकी सॉल्व करना कुछ नहीं है। इसको अंडर रूट से सॉल्व करेंगे, इसको अंडर रूट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडर रूट को सॉल्व करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास डायरेक्ट पीक मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा रेजोनेंट पीक या फिर पीक मैग्नीट्यूड। ये पीक मैग्नीट्यूड क्या है मैंने आपको बताया, इसी डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ये 1 आपकी मैग्नीट्यूड था 1, जो पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी पे होगा, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ये 1 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद किसी पे भी क्या, एक्चुअली ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर ये 1 चल रहा था, उसके बाद ये बढ़ने के बाद ऊपर गया। तो यहाँ पर जिस वैल्यू पे ये ऊपर पहुंचा है मैक्सिमम पे, वही आपकी पीक मैग्नीट्यूड कहलाता है। और यही आपकी इसके बाद नीचे जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी, या फिर पीक फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब नेक्स्ट और लास्ट थिंग आपकी आती है यहाँ पर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, तो बैंडविड्थ को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है। बैंडविड्थ ऐसा बोलती है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जैसे इसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1/√2 पे पहुँच जाओ आप। मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1/√2 पे पहुँच जाओ। और 1/√2 होता क्या है बेसिकली, ये होता है आपका 0.707, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 70.7% ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। जो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसका जब आप 70.7% पे पहुंच जाएंगे या फिर 1/√2 तक पहुंच जाएंगे, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगी, उस टाइम ये वाली जो फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगी शुरू से लेकर के यहाँ तक, इसको आप क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। इसको आप क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। ये होता है बैंडविड्थ की प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहां पर जो बैंडविड्थ आपकी रहने वाली है वो रहेगी ओमेगा बी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया, जब भी आप मैग्नीट्यूड जो भी हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसका 70% 70.7% या फिर 1/√2 टाइम्स पहुंच जाते हैं, उस पे जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी से लेकर के मतलब 0th फ्रीक्वेंसी से लेकर के उस फ्रीक्वेंसी तक जब हम जाते हैं तो उस स्पैन को, उस डिस्टेंस को, उस जो भी यहाँ से वैल्यू शुरू से लेकर के 0 से लेकर के ओमेगा तक आई है, उस वैल्यू को इस फ्रीक्वेंसी को भी मैं ओमेगा बी से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्पैन को मैं क्या बोलता हूँ, बैंडविड्थ बोलता हूँ। और इसका प्रॉपर फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बैंडविड्थ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके राइज टाइम के। राइज टाइम मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता रखा है, जब हमने टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस पढ़ी थी कि राइज टाइम क्या होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर राइज टाइम का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। राइज टाइम इज इक्वल्स टू होता है 0.8 प्लस में ट्वाइस 2.5 ऑफ जीटा अपॉन ओमेगा एन। ये आपका राइज टाइम होता है। तो राइज टाइम बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो राइज टाइम जितना ज़्यादा होगा बैंडविड्थ उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं उल्टा बोल दूं कि राइज टाइम जितना कम होगा बैंडविड्थ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बोडे प्लॉट, उसके बाद नाइक्विस्ट, उसके बाद पोलर। ये सारे फ्रीक्वेंसी डोमेन के ही पार्ट हैं जिससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।